जी नमस्ते, मैं विक्रांत और हमारी टीम आ चुकी है अभी प्रयागराज में। और प्रयागराज में हम ये जानने आए हैं कि प्रयागराज का चुनावी माहौल क्या है और आगामी विधानसभा चुनाव में कौन जीतने जा रहा है, कौन हारने जा रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव के जमीनी मुद्दे क्या हैं। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई है छात्र संघ भवन पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, जहां छात्र संघ बहाल करो का एक आंदोलन चल रहा है। और यह छात्र संघ भवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत ऐतिहासिक भवन रहा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद में अपने आप में इतिहास की तमाम धरोहरों को समेटे हुए है। सन 1987 का यह स्थापित विद्यालय आज़ादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, साहित्य में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसका, और साथ ही साथ भारतीय राजनीति में भी 3 प्रधानमंत्री देने वाला यह विश्वविद्यालय जाना जाता है। तो सबसे पहला जो सवाल होगा कि ये जो छात्र संघ का आंदोलन चल रहा है, जो चुनावी राजनीति है, जो छात्र राजनीति है, अचानक से इस सरकार में छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा है या हमेशा से छात्र संघ भवन और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर हमेशा से जो है एक रुकावट आती रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं छात्र संघ भवन है, ये 2018 तक यहाँ विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ करते थे। तो जो वर्तमान की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, इसी के एजेंडा, इसी के मार्गदर्शक पे जो ये बीसी महोदय आई हैं, पहले बीसी महोदय जो यहाँ आई हैं उनका मैं आपको परिचय बताता हूँ। वो स्टेट यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी, रज्जू भैया एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनका वाइस चांसलर थी। तो उनका कार्यकाल जो है वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, तो उनको बीजेपी के जो नेता हैं, जो सब हैं, उनको यहाँ ले आके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्या बोलते हैं बीसी बना दिया गया। और उन्होंने छात्र संघ पे ताला इसलिए लगाया कि वो पूर्ण रूप से अपनी विश्वविद्यालय में मनमानी कर सके। जैसा कि आप देखें कोरोना काल में छात्र नहीं रहे हॉस्टलों में, तो उन पे अवैध दंड 15,000 वसूली का लगा दिया गया। तो हम लोग, हमारे छात्र, हमारे सभी छात्र नेता, सब लोग आमरण अनशन में बैठे। तब जाके जब बीसी महोदय का घेराव किया गया, तब 10 दिन हमारे छात्र, कई छात्र आंदोलन पे रहे और कई छात्रों की तबीयत इस ठंड में, आप देख रहे बरसात का मौसम है, उन्होंने पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय के दीवारों को खोखला करने के लिए ये जो वर्तमान सरकार है, इसीलिए विश्वविद्यालय पे छात्र संघ भवन पे ताला लगा है, ताकि छात्र नेता रहेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, हम अपने मनमानी तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे। छात्र संघ चुनाव को भारतीय लोकतंत्र में नर्सरी कहा जाता है राजनीतिक और राजनेताओं के लिए, लेकिन एक परसेप्शन ये भी बनाया गया है कि छात्र संघ चुनाव जो है अब हुड़दंगी में बदल चुके हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस पे? मैं इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा, मैं जिला महासचिव हूँ समाजवादी छात्र सभा इलाहाबाद का, और इस प्रयागराज के पावन धरती पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर मैं आप पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी बात जरूर बताना चाहूँगा आपको। ये जो आताताई सरकार, तानाशाही सरकार है, ये जब भी ये सरकार आई है हमेशा सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ काम की है, और उसके बाद ये आ जाती है केवल और केवल छात्रों को बदनाम करने के लिए। और छात्रों को जितने भी हित हैं, जितने मुद्दे हैं, देखिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। ये दूसरे पहलू को, जो इसका निगेटिव पॉइंट होता है, हमेशा उसको उठाने का काम करती है। अगर आप ये कहिए कि इसीलिए हर चीज़ में निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। शिक्षा को आप देख रहे हैं, कोरोना काल में से लेके जब चुनाव आपने करा सकते हैं, हर जगह चुनाव आपने कराया हुआ है, तो छात्र संघ को ना जो रोक लगाई गई है बहाली करने के लिए, क्यों आपने रोक लगा दिया? अगर ये ऐसी बात है तो आप पूरे भारत में जहां पे भी चुनाव होते हैं वहां पे रोक लगवाइए, क्यों नहीं लगवा रहे रोक? अगर आपको निजीकरण से इतना फायदा है तो आप अपने संसद को भी प्राइवेट काम करने का काम करिए और आप खुद भी प्राइवेट हो जाइए। ये केवल और केवल छात्र को और समाज को बदनाम करने का काम इसलिए करते हैं, जब भी चुनाव आता है ये हिंदू और मुस्लिम में मजहब के नाम पे लोगों को बांट देते हैं। इसीलिए ये अपने निगेटिव पॉइंट है, जहां पे देखिए केवल प्रचार और प्रसार करने का काम करते हैं। ये छात्रों के लिए कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्रास्त्र है कि जो अब मजबूती तरीके से कितने भी तानाशाही सरकार हो या तानाशाही व्यक्ति हो, समाज हो, उसको खत्म करने का काम करती है। इसीलिए सबसे पहला ये चोट मारने का काम छात्रों के लिए किया जा रहा है। सवाल मेरा वही है कि छात्र संघ चुनाव को एक परसेप्शन बनाया गया कि हुड़दंगी का चुनाव हो जाता है, बाहुबल दिखाया जाता है, तमाम ऐसे आरोप लगते हैं। और एक पक्ष ये है कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की नर्सरी है, जहां से नए और युवा राजनेता निकलते हैं। दोनों प्रश्नों पे मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि ये जो हुड़दंगी का आरोप है और ये जो कहा जाता है कि हू हल्ला मचाया जाता है, पढ़ाई बाधित की जाती है, बाहुबल दिखाया जाता है, इन आरोपों पर क्या कहना है और छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है विश्वविद्यालयों में? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं राहुल पटेल, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपने कहा कि ये जो विश्वविद्यालय पर छात्र संघ बैन किया गया, उसको जो अपराधीकरण का ये
ठिकारा फोड़ते हैं विश्वविद्यालय के ऊपर और विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, क्या लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में क्या अपराधी नहीं है? उनको वहां भी चुनाव बंद कर देना चाहिए। अपराधियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, तो अपराधी वहाँ नहीं है। 70% दागी अपराधी सबसे ज़्यादा सांसद और विधायक हैं। यहाँ का छात्र संघ इसलिए बंद कर देते हैं कि यहाँ की चाहे भर्ती हो और चाहे छात्रों की आवाज़ हो, छात्र संघ ही उठाता है। छात्र संघ अपने मजबूती के साथ लड़ता है, इसलिए यहाँ इनको अब भ्रष्टाचार और जिसमें विश्वविद्यालय में घोटाले हैं, ये छात्र संघ बोलेगा तो छात्र संघ बैन कर दिया जाएगा। इसीलिए छात्र संघ पर ताले मारने का काम करते हैं और छात्र संघ को बदनाम करने का काम करते हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ का चुनाव बंद किए हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आज 534 दिन से। हम इनसे यही निवेदन और आग्रह करते हैं कि विश्वविद्यालय छात्रों का है, 40,000 छात्रों का है, तो छात्र नहीं रहेंगे तो ये विश्वविद्यालय कैसे चलेगा? विश्वविद्यालय में पठन पाठन कैसे होगा? आज ये ठीक बात। और भी बाकी लोगों से सवाल लेना चाहेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत ऐतिहासिक रहा। आईएएस फैक्ट्री कहा गया। एक वक्त में जब यूपीएससी के रिजल्ट आते थे तो इस विश्वविद्यालय का दबदबा होता था। पीएचडी हो, रिसर्च हो, मतलब हर शैक्षणिक गतिविधि में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत शीर्ष पे रहा। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था और पूरे देश में बहुत प्रमुख स्थान रखता था। ऐसा क्या हो गया कि इसकी धाक गिर गई और जो NIRF की रैंकिंग आती है भारत सरकार की, उससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 200 से शीर्ष 200 विश्वविद्यालय से भारत के बाहर कर दिया जाता है। आप लोग तो यहीं के छात्र हैं। ये जो धाक में गिरावट आई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको जो है हमारे सर आप बोल दीजिए। ये जो विश्वविद्यालय के आपकी धाक गिरी है, जो 200 शीर्ष के 200 विश्वविद्यालय से बाहर हुआ है और एक वक्त की आईएएस फैक्ट्री रही है। देखिए, जिस हिसाब से जो ये आपकी सरकार अभी चल रही है, ये कुल मिला के सब कुछ प्राइवेट करना चाहती है। और जो ये हमारी रैंकिंग गिरी है, तो ये जो हमारी मैम और इससे पहले की कुलपति थे, उनके उससे ही रैंकिंग गिरी जा रही है। क्योंकि आप देखिए, नर्सरी के बच्चों का स्कूल खुला था जिस समय पे, तो और यहाँ पे यूजी का क्लास नहीं चल रहा था। इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि कोरोना यहाँ पे था। अगर आपको लगता है यहाँ पे कोरोना था तो आप उसकी व्यवस्था करवाते हैं। आप यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाते छात्रों का, वैक्सीनेशन करवाते, सैनिटाइज मतलब का प्रयोग करवाते, सब कुछ करवाते, तब आप कॉलेज खोल सकते थे ना। पूर्व की 2 कुलपतियों से नुकसान हुआ है, आपका ये कहना है। आते हैं क्या कारण हो गया कि मतलब इतना प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, शैक्षणिक गतिविधियों का सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय, आज उसकी पूरी धाक गिर चुकी है और जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से सिर्फ 200 में भी नहीं रहा? सर देखिए, सबसे पहले यूपी पीसीएस का जो जज्बा रहा, दबदबा रहा इलाहाबाद का, वो आज भी बरकरार है। यूपीएससी का मामला है, यूपीएससी में गिरा है। उसका मुख्य कारण है कि यूपीएससी की जो नियमावली आई है, जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया गया है। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आम गरीब चार गांव की पगडंडियां पकड़ के आते हैं। अंग्रेजी उतनी मजबूत न होने के कारण जो नियमावली चेंज हुआ, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ और उसके लिए समझे घातक हुआ। उसके लिए भी आंदोलन किया जा रहा है और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग की बात। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिर्फ यहाँ ISPC साहित्यकार ही पैदा नहीं करती है, यहाँ पे एक इंसान भी पैदा किया जाता है और समाज को पढ़ने और गढ़ने की कला भी सिखाई जाती है। रैंकिंग गिरने का है जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं रहेंगे, गेस्ट फैकल्टी से आप काम चलाएंगे और दुनिया डिजिटलाइजेशन के तरफ मोड़ रहा है, संसाधन की कमी करेंगे, छात्र अपने आप से स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा, तब कहाँ से NIRF की रैंकिंग गिरा? हॉस्टलों की व्यवस्था तो अच्छी नहीं करेंगे, लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे और अलग से उनको क्लासेस ट्यूशन का काम नहीं करने का काम करेंगे, तो आखिर में रैंकिंग क्यों नहीं गिरेगा इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय? मतलब प्रशासनिक चूक और प्रशासनिक अनियमितता ने विश्वविद्यालय को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बहुत नुकसान पड़ रहा है। प्रशासनिक चूक ने बहुत भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत सारी कमियां रही। दूसरी बात, आपने कहा छात्र संघ के लिए, छात्र संघ के लिए आपने कहा कि यहाँ जो आप लोगों का आरोप लगते हैं कि बाहुबल का इस्तेमाल होता है, पढ़ाई बधित होती है, धनबल का। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लिंगदो का नियम उठा के देखिए। छात्र संघ को जो संवैधानिक प्रक्रिया उसको तो आप चुनाव 5,000 में एक छात्र का होता है कि 5,000 आप खर्च कर सकते हैं अपने चुनाव में।
तो इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन क्यों मौन रहती है कि तमाम प्रकार के लाखों रुपए खर्च करने के लिए बाध्य क्यों करती है? आप क्यों नहीं वो व्यवस्था के संसाधन और एक दायरा बनाते हैं, उसके नियमावली में बच्चे आए, लिंगदो समिति का पालन करें। हाँ, लिंगदो समिति का पालन। दूसरी बात ये है, हम बता दे रहे हैं और छात्रों पे आरोप लगाया जाता है, लेकिन आपको बता दें इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से लेकर DSW खुद छात्र राजनीति में अपना पक्ष अपने किसी न किसी संगठन से दल मजबूत करके और ये करने का काम करते हैं, तो आखिर में क्यों नहीं होगा? और दूसरी बात, धनबल और बाहुबल कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, देखिए बहुजन की BSP की सरकार भी थी, उस समय छात्र संघ बैन था और ये भी सरकार में ही बंद हुआ। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि छात्र संघ बैन इसलिए किया जाता है, सरकार में 2 बार चुनाव हुए हैं। खिलाफ अगर कोई सत्ता के खिलाफ आवाज उठाता है तो उस देश का छात्र उठाता है। किसी भी गलत नीतियों का विरोध अगर मुखर रूप से करता है तो छात्र करता है, छात्र नेता करता है। इसलिए इस वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती है कि जो छात्र विरोधी आवाज है, सरकार के विरोध आवाज उठा रहे हैं छात्रों, चुनाव पे बंद कर दिया, उनको कुचलने का काम करता है। ठीक है, ठीक है। इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत सामान्य चर्चा का विषय बन चुका है कि एक समय का जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो बहुत चर्चित विश्वविद्यालय था, ऐसा क्या हो गया है कि आज वो जो है इस तरीके से उसकी धाक को चोट पहुंची है और सिर्फ 200 विश्वविद्यालयों से बाहर हो जाता है। जैसा कि आपको बता दें, पिछले 2-3 वर्षों में जो गिरावट रैंकिंग में आई है उसका सीधा एक अर्थ निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर 69% वैकेंसियाँ रिक्त हैं प्रोफेसरों की। विश्वविद्यालय गेस्ट फैकल्टी के बलबूते चल रहा है। गेस्ट फैकल्टियों को 1 भी रुपए पूरे पेमेंट नहीं दिया गया है, वो भी धरना आंदोलनरत थे। गेस्ट फैकल्टियों पर दबाव बनाया जाता है कि वो क्लासेस लें और फिर उनको पेमेंट की जब बात आती है तो 1 भी रुपए उनको नहीं दिया जाता है। पिछले 2 वर्षों से जो ऑनलाइन के माध्यम से विश्वविद्यालय चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस का अगर आपको हाल बता दें, ऑनलाइन क्लासेस का ये हाल है कि अगर किसी बैच में 100 से अधिक बच्चे हैं तो 100 से अधिक बच्चे उसमें ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें एक सब्सक्रिप्शन लगता है कि 100 से अधिक गूगल मीट पे अगर छात्र जुड़ेंगे तो एक सब्सक्रिप्शन जो 1000-1500 जो भी उसका वो उनके पास 1500 रुपये सब्सक्रिप्शन देने के लिए नहीं होता है। और ये बात करते हैं कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग गिर कैसे गई। विश्वविद्यालय की रैंकिंग गिरती तब है जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ऐसी आताताही प्रशासन में ऐसे आताताही कुलपति मिलती है जो कि एक अपने चरण चुम्बन और सुनियोजित ढंग से सरकार के इशारे पर यहाँ पर आती हैं और विश्वविद्यालय के छात्रों से एक दूरी बना के रखती हैं। उनके आपका भी मतलब प्रशासनिक रूप से कह रहे हैं कि प्रशासनिक अनियमितता से। बाहुबल के विषय में थोड़ा ठीक, अभी आते हैं उस विषय पे फिर से। अभी इस सवाल को थोड़ा और मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यू करूँ। छात्रों में दिक्कत नहीं है, जैसे चाय की दुकानों पे जाइए, वो जो किताबों का पूरा बाजार है वहाँ जाइए, तो छात्र अच्छे हैं, छात्र पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पे चर्चा कर रहे हैं। छात्रों के स्तर पे मुझे तो मतलब नहीं लगता है कि छात्र कहीं से लापरवाही अपनी पढ़ाई लिखाई में कर रहे होंगे। फिर ये पूरा ये माहौल आया कहाँ से है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कमज़ोर हो चुका है, 200 शीर्ष से बाहर हो जाता है। कभी IS फैक्ट्री कहा गया, फिराक गोरखपुरी, दुष्यंत कुमार जैसे लोगों की ये जो है कर्मभूमि रही है, और आज इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की उपलब्धि पर चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, तो मेरा यही सवाल है कि इसका कारण क्या है, आखिर क्यों इस तरीके की स्थिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए आ गई? देखिए मनी जी, आपने जहां बात किया शिक्षा का, तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हमें केवल नौकरी पाना है। शिक्षा का उद्देश्य होता है समाज को और देश को बदलने में अपनी सहभागिता देना। तो राजनीतिक स्तर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कई ऐसी महानुभूतियाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे लोगों को उत्पन्न किया है। और ये वर्तमान की जो सरकार है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी छात्र नेताओं की नर्सरी बोला जाता है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री और राज्यपाल दिए हैं। इसलिए इस सरकार की ये मंशा नहीं है कि यहाँ के छात्र नेता सहभागिता करें और ऊपर बढ़ें। और दूसरी बात जो आपने रैंकिंग की बात कही, तो रैंकिंग के इशारों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब पहले एक बार IS और PCS की फैक्ट्री कहा जाता था, आज ये कारण इसलिए IS PCS नहीं, हर शिक्षा में जो है बहुत बेहतर था, शोध के लिए भी बहुत अच्छी जगह थी। IS और PCS ज्यादातर कहा जाता था। IS PCS इसलिए कहा जाता था क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हर एक वो छात्र अपने काम के प्रति कर्मनिष्ठा से ईमानदार होता था। आज के युग में ना ही प्रोफेसर ईमानदार हैं और ना ही वो छात्र ईमानदार हैं।
जो आगे बढ़ता है, जैसे भाई ने कहा चरण चुम्बन करके, तो अब तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो रिसर्च स्कॉलर छात्र आते हैं जो प्रोफेसर साहब के चरण चुम्बन कर रहे हैं। वो छात्र नहीं आते हैं जिन्होंने अपनी परीक्षा पास करके नेट जीआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई की है, उसके बाद उन्होंने चरण चुम्बन नहीं किया है, तो उनको रिसर्च स्कॉलर नहीं बनाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखने मिली है। और कारण आपने जो कहा है, कारण सबसे बड़ा ये है कि जब छात्र को सुविधा नहीं मिलेगी, जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि हमारे, आप यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाइए, 2-3 किलोमीटर में डेलीकेसियाँ हैं, वहाँ पे साधारण छात्र रहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, अपने जीवन यापन की गुजार करते हैं, अपने पिता के द्वारा भेजे गए पैसों से अपना यापन करते हैं। तो उनके परिवार वालों की एक अपेक्षाएँ होती है उनसे कि मेरा लड़का ये करेगा, ये बनेगा, मैं उसको अगर हम लोग ये करेंगे तो। लेकिन जब लड़का उस अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरता है तो उसके पास रास्ता दिखता है आत्महत्या का। और अभी ये इस सरकार में लगातार 5 से 7 आत्महत्याएं हो गई हैं, और उन्होंने सुसाइड नोट में केवल ये भी लिखा है कि माता जी पिताजी मुझे माफ करिएगा, मैं आपके इरादों पर और आपके वादों पर खरा नहीं उतरा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भी छात्रों को कमजोर करता है, क्योंकि उनके सपने बहुत हैं। चलिए इसी आत्महत्या से सवाल आगे बढ़ाते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आता है, एनसीआरबी का, और वो कहता है, मोटी मोटा कहें तो, कि हर घंटे में एक बेरोजगार युवक भारत में आत्महत्या कर रहा है। आप सभी लोग छात्र हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, सबकी अपनी भी जो है एक ना कहीं जो है मन में होता है कुछ ना कुछ जीवन में करना है। अधिकतर लोग जो है नौकरी पाना चाहते हैं। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर। बोलना हो आगे। जैसा कि यही 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और कहे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का और इलाहाबाद का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, यहाँ के प्रतियोगी छात्रों को और देश के सारे समस्त प्रतियोगी छात्रों को हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। पहला नंबर तो ये रोजगार के मुद्दे पर फेल हुए, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। और उसके बाद कोरोना काल में इन्होंने छात्रों, नौजवानों, किसानों और बेरोजगारों से इन्होंने ताली पिटवाया। आज उसी का परिणाम है कि आज 2 दिन से कंटिन्यू इनके खिलाफ थाली और ताली पीटने का काम यही नौजवान सड़कों पर उतरकर इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, अपना हक और अधिकार मांग रहा है। इसलिए मांग रहा है कि आपके वादे कहाँ गए? आपने जो हमसे वादा किया था नौजवानों से, आप उनके वादे पर खरा नहीं उतरे। और सबसे बड़ी मुद्दा है जो नौजवानों को 68,000 भर्ती का भी मामला चल रहा है, वहाँ भी आंदोलन चल रहा है नौजवानों के लिए। और उसके बाद बीटीसी का मामला चल रहा है। तमाम प्रकार की जो वैकेंसी है, इन्होंने कहा कि हम 4.5 साल में 5 लाख वैकेंसी निकाल दी है उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने। कहाँ है आप दिखाइए। और ये तो मैनिफेस्टो दिखाते हैं, दूसरे प्रदेशों का, दूसरे राज्यों का मैनिफेस्टो दिखाते हैं। कहीं ना कहीं इनके नियत में खोट है, इनके इरादों में खोट है। ये नौजवानों को बरगलाने का काम किए हैं और नौजवान इनको 2022 के चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है और इस सरकार में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राप्त भी हुए हैं तो भ्रष्टाचार अपार सीमा पर, अपने चरम सीमा पर है जो भी भ्रष्टाचार है। क्योंकि इतना ज़्यादा जो है, अब वहाँ तो जब किसी और पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब तो कहते थे कि वंशवाद हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अब धकाधक, अब डायरेक्ट पूंजीवाद हो रहा है। जिसके पास पैसा भैया उसी के पास नौकरी है। हम तो यही जानते हैं, हम गरीबों का कभी होगा नहीं। पैसा नहीं है तो नहीं नौकरी मिलेगी। और एक मैं प्रश्न और करना चाहता, एक मैं उत्तर और देना चाहता हूँ कि जो छात्र संघ का चुनाव बंद किया गया है, मैं उस पर कहना चाहता हूँ, ये सीधा लोकतंत्र पर हमला है। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कई जो है नेताओं को प्रदान किया है। बिल्कुल प्रदान किया। और जो है मैं कहना चाहता हूँ, छात्र संघ बंद कराकर यहाँ के नेताओं को दबाया गया है, यहाँ के भविष्य को दबाया गया है। इसलिए छात्र संघ बहाल किया जाना चाहिए। जैसे जब पहले छात्र संघ चुनाव होते थे, वीपी सिंह यहाँ से पढ़े हैं, प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर रहे, गुलजारी लाल नंदा रहे, मोहन सिंह रहे समाजवादी पार्टी के, और तब भी चुनाव होते थे और तब भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय आईएएस फैक्ट्री कहलाता था। और अब अचानक से ये परसेप्शन बना दिया गया। आप बाहुबली वाले मुद्दे बोलना चाहते थे ना, फिर ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है कि छात्र संघ चुनाव और छात्र राजनीति की वजह से जो हुड़दंग मच रही है, पढ़ाई में बाधा आ रही है, उससे विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इस पूरे कंट्राडिक्ट का क्या है यहाँ पे? इसका एक ही मतलब है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ, किसी चीज का नेगेटिव अगर प्रचार कर दिया जाए, यही सरकार है और यही
तथाकथित कुछ मीडिया जो देशभक्त बनने का नाटक करते हैं, यही लोग प्रचार कर रहे थे कि 2000 की नोट आ रही है, 2000 की नोट में चिप लगाया जाएगा। कहाँ चिप गया, मैं पूछना चाहूंगा। और ये जो बाहुबली की बात करते हैं, मैं इस पे भी आपको बताना चाहूंगा कि एडीआर की रिपोर्ट आई है, 304 विधायक में 104 विधायक इन्हीं भाजपा के दागी हैं। इस पे कौन बात करेगा? और इसके लिए बताइए तो क्या हम मान लें कि ये भी क्या नाम बाहुबल है? अगर आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेरे पास तो एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर की रिपोर्ट कोई समाजवादी पार्टी या कोई हमारे लोग नहीं निकालते हैं, तो उसको भी आप नहीं मानते हैं। जब आपको हम कह सकते हैं तो आप बेवजह लोगों को प्रचार प्रसार करके केवल निगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। और जो बात ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये हर जगह कि इनके लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि क्या नाम है, पकौड़ा बनाना रोजगार है। तो क्या जरूरत थी आपको 2 करोड़ रोजगार का नाम लेने के लिए? और आज उठा के देखिए, ये जो भी पत्रकार बंधु आप लोग बोलने का काम कर रहे हैं समाज के विषय में, जो भी अच्छी या बुरी नीतियां हैं इनको दिखाने का काम करते हैं, इनके ऊपर भी एफआईआर कराने का काम करते हैं। 142 नंबर पे आपके फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में आपको 142 नंबर पे कर दिया गया है। ये आपको भी मालूम है। हल्की सी भी बात हुई, अभी देखिए एबीवीपी के जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे, उनके ऊपर इनकी सरकार के जो मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, किस हिसाब से बदतमीजी करने का काम किया। ये लोग केवल झूठे सरकार है और झूठा ही काम करना है। आप अगर आज क्या नाम है गूगल उठा के देखिए, फेंकू का नाम टाइप करिए तो किसका नाम आता है? मैं तो गूगल नहीं चलाता हूं, समाजवादी पार्टी चलाती है। ये केवल और केवल लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और जब भी चुनाव आएगा तो केवल और केवल ये हिंदू और मुस्लिम का राह गलापेंगे। क्योंकि अगर आप बताइए, क्या मुस्लिम इस देश के वासी नहीं है, इसके नागरिक नहीं है? क्यों आप हमेशा, अगर आपने इतना अच्छा काम किया है, विकास किया है, तो आप विकास की बात करिए, क्यों हिंदू मुस्लिम की बात करना चालू कर देते हैं? ये लोग केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल ये झूठी सरकार है। 2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार जा रही थी और योगी आदित्यनाथ की सरकार आ रही थी, खैर योगी आदित्यनाथ तो उस समय चेहरा नहीं थे, संकल्प पत्र भाजपा ने बनाया था। 70 लाख नौकरियों का वादा था, 4.5 लाख नौकरियों के पोस्टर शहर शहर लगाए गए हैं। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा रहने वाली आगामी चुनाव में, और क्या सच में युवा जमीन पर बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे, या जैसा भाई साहब का कहना था, जैसा बाकी लोगों का कहना था कि चुनाव अंत में पोलराइज हो जाएगा, हिंदू बनाम मुस्लिम, जाति बनाम जाति हो जाएगा, या फिर सच में युवाओं के लिए बेरोजगारी मुद्दा रहेगा? पहले तो आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया जहां चौथा स्तंभ कहलाती थी, आज मीडिया का स्तर शून्य हो गया है। वो रोजगार के सवाल पे बात करना ही नहीं चाहती है। तो आपने बेरोजगारी और रोजगार के बारे में पूछा, तो आपको और आपके चैनल का धन्यवाद। अब जहां एक तरफ बात आई 70 लाख रोजगार का, इन्होंने संकल्प पत्र में इन्होंने जो कहा था, तो इन्होंने गली गली चौराहों चौराहों पे 4 साल में 4.5 लाख नौकरियों का इन्होंने पंपलेट पोस्टर लगाया हुआ। अगर आप इसकी बात करेंगे, इन्होंने वो जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसको आप जब पढ़ेंगे तो उसमें नरेगा, सरकारी ठेका पट्टा जैसे नौकरियां भी अंकित की गई। तो पहले तो युवाओं का इन्होंने स्तर वहीं गिरा दिया, पढ़ाई लिखाई का स्तर गिरा दिया, छात्रों को वो कर दिया। मैं कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से हूं। और दूसरी बात, अगर आप 4.5 लाख से कंपेयर करते हैं इन युवाओं का, तो लगभग 25 से 23 साल से 25 साल के उम्र के बच्चे लगभग 24 से 25% उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उनके सापेक्ष अगर आप देखते हैं 4.5 लाख नौकरी कंपेयर करते हैं तो 0.28 कितना 0.28 अगर आप 4.5 लाख नौकरी से कंपेयर निकालते हैं तो 25 से 30% छात्रों का, तो 0.28 की नजर में पहले तो छात्र और युवा इनकी नजर में। अगर यही कैलकुलेशन आप राज्य केंद्र सरकार में करते हैं एनडीए की 2 करोड़ से, तो 1.08 ये आएगा। तो ये लोग पहले ही हम लोगों को निरंकुश देखना चाहते हैं, क्योंकि छात्र को और युवाओं को और बेरोजगारों को ये बेरोजगार, अनपढ़, गंवार और जाहिल देखना चाहते हैं। इस बात को हमारे ही एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति ने कहा था कि ये सरकार छात्र और युवाओं को जाहिल और अनपढ़, गंवार देखना चाहती है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो हर एक छात्र इस बात को नकारता है कि वो अनपढ़ और गंवार नहीं है, वो क्रांतिकारी और अपने जज्बे के साथ अपने अधिकार को ले सकता है। और ये लगातार हर जगहों में फेल हुए हैं। इनका मैनिफेस्टो आप देखेंगे तो इन्होंने बड़ी बात की है। आप अभी तत्काल में आप उठा लीजिए, इन्होंने आईआईटी और आईआईएम तक का उद्घाटन कर डाला है। तो ये चीजें इनके कागजी कार्रवाई में है। और ये जनता को जैसा भी बताया गया है कि जाति, धर्म और भेदभाव की जो घंटी और लोटा की जो लोग राजनीति करते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। और आज का युवा और छात्र अपनी उन तमाम वेदनाओं के साथ, उन तमाम संघर्षों के साथ, उन 10x6 के रूम में
किताबों को दीमक की तरह खाने वाला वो छात्र आज दूसरी सरकार की तरफ अपनी आशाएं बैठा के बैठा हुआ है। पूर्ववर्ती भी सरकारें रही हैं, आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी और राज्य में समाजवादी की सरकार रहा करती थी तो 6.28 का सर्कुलेशन हुआ करता था बेरोजगारी का। इनकी सरकार में आप उठा के देखेंगे तो वही 12.8 हो गया। तो इन्होंने बड़ा पोस्टर बैनर लगा कहा सोच ईमानदार तो काम गरदार ऐसे कुछ करके है। तो इनको मैं बताना चाहूंगा कि आपने दमदारी काम तो ये किया है कि किसानों के ऊपर आपने लाठी चला दी है और गाड़ी चढ़ा दिया है, और ईमानदारी का काम आपने ये किया है कि बेरोजगारी की दर आपने 6 से 12 पहुंचा दिया है। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया। एक सवाल अब शिक्षा पे वैचारिक कह सकते हैं कि अपनी खुद की विचारधारा थोपने का है। आप सभी ने जेएनयू पे हुए हमले को देखा होगा, बीएचयू भी जो है बहुत चर्चा में रहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय चर्चा में रहा। ऐसे तमाम शैक्षणिक संस्थानों में एक विचारधारा की बहस खड़ी हुई है 2014 के बाद से। इस पे मेरा सवाल है कि क्या सभी शिक्षण संस्थानों को जो खुली चिंतन की जगह होते हैं, जहां सवाल उठाए जाते हैं, देश के मुद्दों पर जो है युवा बहस करते हैं, इस पूरे विचारधारा के थोपने और ना थोपने के इस पूरे प्रत्यारोप आरोप पर आप लोग क्या सोचते हैं? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस ऐतिहासिक छात्र संघ भवन पे खड़े हैं, इस ऐतिहासिक छात्र संघ भवन का एक गरिमा और एक वो रहा है। और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ में आप इस चीज को देखने को पाएंगे कि यहाँ पे ना ही पार्टीवाद है और ना ही कोई धर्मवाद है और ना ही कोई संगठनवाद है। यहाँ हर एक संगठन का छात्र एक थाली पे खाना खाता है और एक थाली पे खाना खाने के बाद एक साथ सोते हैं। भले वो हम लोगों का जो मन भेद नहीं होता है, मतभेद होता है, तो वो हर जगह होता है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब छात्र की बात आती है तो हर एक उस छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आप छोड़ दीजिए, चाहे एनएसयूआई रहा हो, कांग्रेस छात्र संगठन, चाहे समाजवादी रहा हो, जब भी छात्र की बात आई है, चाहे आइसा और दिशा रहा हो, उन लोगों ने एकत्रित होके एक आवाज में छात्रों की आवाज को बुलंद किया। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खूबसूरती। तो यहाँ पे वंशवाद और पार्टीवाद नहीं। ठीक है, उसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं को सतही भाषा में जो कहते हैं कि संघीकरण का आरोप लग रहा है कि यह सरकार बहुत तेजी से केंद्रित कर रही है पूरे कंट्रोल को। यह आरोप कितना सच है और विश्वविद्यालय पे क्या ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ सब जितने छात्र नेता चाहे जिस पार्टी से बिलोंग करते हो, यहाँ पे छात्र एकता है। छात्र एकता का हमारे विश्वविद्यालय में नारा लगता है, आवाज दो हम एक है। और जो ये वर्तमान के बीपी के जो संगठन है तो वो छोड़ दीजिए, बाकी जो भाई साहब ने बताया, नुसाई हो गई, समाज छात्र सभा हो गई, आइसा हो गई, दिशा हो गई, तो ये विश्वविद्यालय और समाज और देश में जितने भी मुद्दे हो, हमारे विश्वविद्यालय में सब एक होके लड़ाई लड़ते हैं। और ये जो उन्होंने बताया कि खूबसूरती हमारे विश्वविद्यालय की यही खूबसूरती हमारे विश्वविद्यालय की, छात्र एकता जिंदाबाद। बहुत चलिए, बढ़िया है। हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा भी था कि एक ही हॉस्टल में एक रूम में 2 लोग रहते थे और दोनों ही उसी पद से लड़ते थे, अलग अलग पार्टी से, मगर किसी भी चीज का मतभाव नहीं रहता दोनों में। दोनों एक साथ खाना बनाते थे, खाते थे और अपना चुनाव प्रचार भी अलग अलग करते थे। चलिए, ये तो खैर ये राजनीतिक सहिष्णुता का सवाल हो गया। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। मेरा सवाल ये है कि सरकार अपने वैचारिक लोगों को लगातार बैठा रही है और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि सभी शिक्षण संस्थाओं का कहीं ना कहीं से कंट्रोल लिया जा रहा है। ठीक है, मेरा सवाल इस पर है, आप जवाब देंगे। सर, इस पे हम बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था कि अगर किसी देश पर, किसी समाज पर आपको गुलाम बनाना है, उन पर बहुत सालों तक राज करना है, तो उन लोगों को आप फर्जी जो तथाकथित धर्म फैलाया जाता है, इनके नाम पे बंटवारा कर दीजिए। अब आज आप देखिए, धर्म के नाम पे बंटवारा करके, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम, और लोगों को जगा रहे हैं, केवल धर्म के नाम पे जगा रहे हैं। क्योंकि इससे एक चीज होगा कि लोग जब धर्म के लिए सोचना चालू कर देंगे तो ना शिक्षा की बात होगी, ना नौजवान की बात होगी, ना किसान की बात होगी। यही सरकार है आताताई सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार। ये भाजपा के लोग और भाजपा के बड़े बड़े लोगों का नाम मैं बताना चाहूंगा, जैसे साक्षी महाराज हुए, ऐसे ऐसे लोगों ने किसानों को आतंकवादी और क्या नाम है खालिस्तानी, ऐसे ऐसे नामों से इन्होंने पर्यायवाची देकर बहुत उल्टा सीधा आप शब्द कहा। लेकिन आज एक साल जब हम लोग संगठन एक तरीके से एकत्रित होकर लड़ाई लड़े, तो माननीय मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी, इसी देश के सामने माफी मांगनी पड़ी। तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जब भी सरकार अगर ये धर्म के नाम पे बंटवारा करे और करवाने का काम करे, तो इससे हमें सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस धर्म के नाम लेते हैं, उस धर्म में साफ साफ लिखा है,
गोस्वामी तुलसीदास साहब ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों का हित करने से अच्छा कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ये फर्जी धर्म के नाम पे लोगों को बंटवारा करने का काम कर रहे हैं ताकि हम लोग की सोच बदल जाए। ये सरकार और ये बाबा की सरकार है। बाबा तो पता नहीं किस नशे में रहते हैं, ये कब क्या कर जाएं, कब क्या बोल दें। उसी जगह पे आज देखिए एनसीआरबी का डेटा आया है। एनसीआरबी के डेटा में सबसे ज्यादा मर्डर, सबसे ज्यादा हत्याएं, लूट में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, हेल्थ इंडेक्स में सबसे ज्यादा नीचे अगर रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार रही है। नीति आयोग हुआ, एनसीआरबी का डेटा हुआ। ये डेटा न समाजवादी पार्टी निकालती है, न अदर कोई पार्टी निकालती है, ये सरकारी आंकड़ा है। तो आप इसको समझने का काम करिए। हम लोगों को केवल और केवल धर्म के नाम पे बांटने का काम किया जा रहा है। ठीक है, उसी सवाल को थोड़ा सा फिर मॉडिफाई करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे शिक्षण संस्थान सवाल पूछने की जगह है और इस सरकार के ऊपर आरोप लगा कि इसने संस्थाओं की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाई है। जैसे जेएनयू ने सवाल उठाए, जेएनयू में लाठियां चली, विजुअल्स आए, सबने देखा। बीएचयू में भी वैसा ही हुआ। पूरी घटना आपको याद होगी, प्रधानमंत्री का काफिला मोड़ दिया गया। ऐसे तमाम विश्वविद्यालय जहां से सवाल उठ रहे थे, खासकर सरकार से सवाल उठ रहे थे, उन पर हमले किए गए और जेएनयू की आज लेजिस्लेसी को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। सामान्य चर्चा ये होती है कि जेएनयू अब हुड़दंगियों का गढ़ बन चुका है, बहुत अच्छी जगह नहीं है। लोग उसकी शैक्षणिक उपलब्धि पे चर्चा नहीं करते हैं। ऐसे ही छात्र संघ भवन की मैं कह रहा था कि इस छात्र संघ भवन ने इतने अच्छे अच्छे नेता दिए और आज सामान्य चर्चा बन गई है कि यह बाहुबल और हुड़दंग की जगह बन चुका है। मेरा सवाल यही है कि क्या शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाई गई है और क्या सवाल उठाने वाले विश्वविद्यालयों पर लाठी गिराई जा रही है? देखिए, आपके मैं सवाल पे आता हूँ। पहले तो मैं अपने मैं हमारे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे और देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने संसद भवन में कहा था कि देश और राष्ट्र का निर्माण अगर करना है तो आप बीती को खत्म करके नई ऊंचाइयों के बारे में सोचना चाहिए। इस बात को उन्होंने संसद भवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने कहा था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो चाहे अदर यूनिवर्सिटी जहाँ पे छात्र संघ होता है, छात्र संघ का मतलब ये होता है कि एक नए नेता और एक नए पौधे का उत्पन्न हो कि जो कि देश की राजनीति में अपनी सहभागिता दे। और अपने आप को, राजनीति का अर्थ नहीं है ये कि पैसा कमाना है या बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलना। राजनीति का अर्थ होता है सेवा धर्म भाव। तो उस नज़र से वो व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाए। लेकिन आज इस सरकार इस नर्सरी को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि जब नर्सरी उत्पन्न होगी तो उसमें पौधे लगेंगे और जब पौधे लगेंगे तो उसकी शाखाएं विकसित होंगी। तो युवा का मतलब ये नहीं होता है कि चुप शांत बैठ जाना। युवा का मतलब होता है वायु, और वायु अपनी दिशा और दशा स्वयं तय करती है। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हर एक वो छात्र जुल्म और कहर के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है, चाहे वो जिस भी विचारधारा का रहा हो। लेकिन जब बात रोजगार की आई होगी, जब बात अपने अधिकार की आई होगी, तो वही छात्र नेता सड़क पर उतरा। तो ये उन्हीं को उपद्रवी और क्या कहते हैं, आपने एक शब्द लाया कि शहर में तानाशाही हो जाती है, तमाम चीज़ें, बाहुबल। तो आपका वो शब्द बताना चाहूँगा मैं, इनके नज़र में वो छात्र बाहुबल हो जाएंगे क्योंकि इनकी बुराई वो कर रहे हैं, इनके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ वो बाहुबल हो जाएंगे। जैसे भाई ने अभी बताया कि किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी तमाम शब्द लगाए गए, तो ऐसे युवाओं को बाहुबल शब्द से भी नवाजा जाता है। तो इसीलिए छात्र संघ को बंद करते हैं, इसीलिए छात्र संघ को बैन करते हैं। चलिए, तो ये हमारी एक विशेष रिपोर्ट थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन से। यहाँ कुछ युवा मौजूद थे छात्र संघ भवन पे और छात्र संघ चुनाव पे चर्चा हुई, बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा हुई, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बेरोजगारी किस तरीके से चुनाव को तय कर सकती है, क्या समीकरण बन सकते हैं, उस पर चर्चा हुई। संस्थाओं के स्वतंत्रता पर चर्चा हुई, सवाल उठाने के मुद्दे पर चर्चा हुई और साथ ही साथ हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि छात्र संघ चुनाव का लोकतंत्र में क्या योगदान है और छात्र संघ चुनाव कैसे लोकतंत्र की नर्सरी जानी जाती है। तो नमस्कार, मैं विक्रांत, मेरे सहयोगी रविजेंद्र के साथ मेरी यह स्पेशल रिपोर्ट प्रयागराज से। जय हिंद, जय भारत।